फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। अब बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है और बच्चों को कई बार ये डिफ़िकल्ट लगता है। अब डिफ़िकल्ट लगता है, कई सारे ऑथर की बुक्स में मैंने ये देखा है कि इस बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट को बनाने के लिए डिफरेंट मेथड्स दे देते हैं। इवन ABCD 4 मेथड्स गिवन होती है। अब ये 4 मेथड्स को देख देख के स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज रहता है। फर्स्ट मेथड में जो चीज़ होगी उसका अपोजिट सेकंड मेथड में होगा, फिर इसका अपोजिट और थर्ड मेथड में होगा, इसका भी अपोजिट फोर्थ मेथड में होगा। तो इस कारण से स्टूडेंट बड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है कि हम किसे ऐड करें और किसे माइनस करें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको एक बड़े यूनिक तरीके से समझाने वाला हूँ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हमें किसी भी कोई अलग अलग डिफरेंट मेथड की नीड नहीं है। हम सिर्फ हमारी एक सिंगल मेथड जो होगी। अब देखें ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखें 11th में है, CBSE में है ये। देन CA की फाउंडेशन एग्ज़ाम जो होती है उसमें भी ये टॉपिक है। इवन इंदौर की DAVV में MCOM प्रीवियस में भी यह टॉपिक है। तो देखें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्या है और इसे कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देखें, तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की नीड क्यों होती है। अब ये नीड इसलिए होती है कि एक बिजनेसमैन अपनी मनी कहाँ डिपॉजिट करता है, बैंक में डिपॉजिट करता है, और बैंक में डिपॉजिट करने के साथ साथ वह विड्रॉ भी करता है। अभी डिपॉजिट दो तरीके से हो सकती है। कैसे डिपॉजिट कर सकता है? एक तो डिपॉजिट कर सकता है कैश और चेक। सेम विथड्रॉ भी कर सकता है। वो विथड्रॉ भी कैसे कर सकता है? कैश से भी और चेक से भी। जब काम कैश से होता है, कैश से होता है, तो उस कैश के केस में कोई दिक्कत नहीं आती। पर जब काम चेक के थ्रू होता है, चेक लोगों को इशू करते हैं या लोगों के आए हुए चेक डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पर एक दिक्कत आती है, वो होता है टाइमिंग डिफरेंस। मेन दिक्कत क्या होती है? टाइमिंग डिफरेंस। तो हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के पीछे मोटिव क्या है? यह है कि हमारी बुक कौन सी बुक होती है? कैश बुक। अब कैश बुक क्यों? क्योंकि कैश बुक में हम जानते हैं 2 कॉलम होते हैं, एक कैश कॉलम और एक बैंक कॉलम। तो कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और बैंक जो बना के देती है, बैंक क्या बना के देती है हमें? या तो वो स्टेटमेंट देगी हमें, या वो क्या देगी? पासबुक में एंट्री करके हमें दे देगी। तो इसका बैलेंस, हमारी कैश बुक का बैलेंस और बैंक का बैलेंस जो पासबुक या स्टेटमेंट से शो हो रहा है, दोनों में क्या होता है? कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। अभी डिफरेंस क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि हमारे हिसाब से तो बैलेंस 1 लाख रुपीज़ है, पर बैंक के हिसाब से बैलेंस कितना है? सिर्फ 80,000 ही है। तो बीच का जो डिफरेंस है 20,000 रुपीज़ का, ये क्यों आ रहा है? तो ये क्यों आ रहा है? तो इसके आने के पीछे रीज़न हो सकते हैं। क्या रीज़न हो सकते हैं? रीज़न फॉर डिफरेंसेस 2 मेन रीज़न होते हैं। फर्स्ट वन टाइमिंग डिफरेंस, और सेकंड रीज़न हो सकता है एरर्स, चाहे वो एरर्स जानबूझ के की गई हो या अनजाने में हो गई हो। तो इन 2 रीज़न के कारण हमारा जो ये बैलेंस है, चाहे वो 1 लाख हो या 80,000 है, मैच नहीं हो रहा है। अब हम डिटेल में इन दोनों जो रीज़न को दिखाया हमने, टाइमिंग डिफरेंस और एरर्स, इनके कौन से पॉइंट बन सकते हैं वो हम देखते हैं। ध्यान दें, जो हम आगे सीखने वाले हैं इसके लिए आपको आपके कॉमन सेंस का यूज़ करना रहेगा, और बड़ी आसान सी बातें हैं, हम इसका यूज़ बड़ी ईजिली कर सकते हैं। हमें सबसे पहले क्या सोचना पड़ेगा? यह सोचना पड़ेगा कि जो भी एक ट्रांजैक्शन है वो किसी एक बुक में हो चुका है, या तो वो कैश बुक में हो गया है या फिर वो पासबुक में हो गया। कोई सा भी ट्रांजैक्शन इन दोनों बुक में से किसी एक बुक में हो चुका है। तो सबसे पहले हमें यह आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो किस बुक में हो गया है। क्या वो कैश बुक में हो चुका है या वो पासबुक में हो चुका है? यदि वो कैश बुक में हो चुका है तो उसने कैश बुक के बैलेंस को इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है। यदि वो पासबुक में हुआ है तो उसने बैलेंस को इंक्रीज़ किया है या डिक्रीज़ किया है। अब ध्यान दें, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं,
कई बार ऐसा भी सिखाते हैं जो कैश बुक में होता है उसका अपोजिट पासबुक में होता है, जो पासबुक में होता है उसका अपोजिट कैश बुक में होता है। ये बिल्कुल गलत सी बात है। ध्यान दें, यदि हमने पैसा डिपॉजिट कराया तो हम भी प्लस करेंगे और बैंक भी हमें प्लस करेगी। ध्यान दें, हम भी बैंक अकाउंट में पैसा प्लस कर रहे हैं और बैंक भी हमारे अकाउंट में प्लस ही करेगी, माइनस करने वाली नहीं है। हाँ, वहाँ पर साइड डिफरेंस हो सकती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। हमारी साइड कुछ और होगी, बैंक की साइड कुछ और होगी। तो ध्यान दो, डेबिट और क्रेडिट से इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। तो आप डेबिट क्रेडिट से इन क्वेश्चन को सॉल्व न करें। एक बात पे और ध्यान दें, यदि कोई सी एंट्री कैश बुक और पासबुक दोनों में हो गई है तो उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यदि कोई एंट्री ना तो कैश बुक में हुई है ना पासबुक में, उससे भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। गलती कब होगी? जब एंट्री कैश बुक में है पर पासबुक में नहीं है, तो ये हमें दिक्कत देगी। एंट्री कैश बुक में नहीं है पर पासबुक में है तो ये हमें दिक्कत देगी। अब हम एक टेबल बना के देख रहे हैं कि कौन सी एंट्री पहले कहाँ हो रही है। यदि दोनों में हो गई है तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों में नहीं हुई है तो भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इम्पैक्ट कब पड़ेगा? इम्पैक्ट तब पड़ेगा जब एक बुक में है दूसरी बुक में नहीं है, या एक बुक में नहीं है और दूसरी बुक में है। तो इस कारण से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की नीड पड़ती है। इन कारणों से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की नीड नहीं है, पर इन कारणों से हमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की नीड रहेगी। तो समझते हैं क्या कॉमन सेंस लगाना है। सबसे पहला क्या फाइंड आउट करना है? हमें यह फाइंड आउट करना रहेगा एंट्री पहले किस बुक में हो चुकी है। क्या फाइंड आउट करेंगे? एंट्री पहले किस बुक में हो चुकी है। तो हम लिखते हैं रीजन फॉर डिफरेंस। मैंने ऊपर भी लिखा था रीजन फॉर डिफरेंस, मैंने पहले भी लिखा था रीजन फॉर डिफरेंस। एक तो टाइमिंग रीजन है, दूसरा एरर्स है। पर इसके क्या क्या पॉइंट्स क्वेश्चन में लिखे आते हैं वो हम समझते हैं, तो इन्हें डिटेल में समझते हैं। रीजन्स फॉर डिफरेंस, यहाँ पर हम 3 कॉलम बना रहे हैं। ये 3 कॉलम क्यों बना रहे हैं मैं समझाऊंगा आपको। अब हम लास्ट 2 कॉलम में क्या लिखेंगे? बुक। बुक मीन्स व्हाट? ये किस बुक में एंट्री पहले इंटर हो चुकी है। ध्यान दें, हम क्या लिखेंगे? किस बुक में एंट्री पहले इंटर हो चुकी है और उस बुक में इस एंट्री ने बैलेंस को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। तो देखें क्या क्या डिफरेंसेस के रीजंस रहते हैं। फर्स्ट वन हम लिखते हैं चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। अब देखिए पॉइंट क्या होता है कि सपोज करो हमने 15 मार्च को एक चेक डिपॉजिट करा और ये चेक जब बैंक में डिपॉजिट करा तो इसका पैसा बैंक को हो सकता है 15 मार्च का 15 मार्च में मिल जाए, या हो सकता है बाद में कभी मिले। तो अपन मानते हैं सपोज करो 18 मार्च को बैंक को इस चेक का पैसा मिल पाया। तो इस बीच में यदि आप इस बीच में 16 या 17 को यदि बैलेंस चेक करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? ये एंट्री हमने तो कर ली है पर बैंक में अभी तक एंट्री नहीं हुई है। तो ये एंट्री कहाँ हो चुकी है? कैश बुक। हमने डिपॉजिट करा तो हम जानते हैं एंट्री कहाँ हो चुकी है? कैश बुक में। पर बैंक ने अभी तक मतलब पासबुक में अभी तक कोई एंट्री नहीं हुई है। तो हमें सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? ये एंट्री किस बुक में हो चुकी है। तो ध्यान दें, हमने चेक डिपॉजिट करे हैं बैंक में। अब जब हम चेक बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो हमें पता है, हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो ये एंट्री पहले कहाँ होगी? पहले ये एंट्री रिकॉर्ड होगी कैश बुक में। अब हमारी ये किस तरह की एंट्री? डिपॉजिट करने की एंट्री है। और डिपॉजिट करने की एंट्री तो डिपॉजिट करने से हमारा बैलेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। देन सेकंड, चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब ये क्या बात हुई? तो ये बात हुई कि सपोज करो आपने इशू करा एक चेक। इशू करना मतलब क्या? लोगों को पेमेंट में चेक देना। सपोज करो आपने 25 मार्च को पेमेंट में किसी को चेक दिया। अब बताइए आप इसकी एंट्री करेंगे नहीं करेंगे? तो बिल्कुल हम तो इसकी एंट्री करेंगे। पर इसकी एंट्री बैंक कब करेगी? इसकी एंट्री बैंक उस दिन करेगी जिस दिन सामने वाला व्यक्ति जिसको आपने चेक दिया है वो उसकी बैंक से या आपकी बैंक से चेक का पेमेंट लेने के लिए आएगा। अब यदि पेमेंट लेने ही नहीं आएगा, आपकी बैंक को तो ये पता ही नहीं है कि कितना पेमेंट किस व्यक्ति को देना है। जो व्यक्ति चेक लेके आएगा उसे पेमेंट मिलेगा। अब सपोज करो वो भूल जाता है और 5 अप्रैल के दिन वो क्या करता है? चेक का पेमेंट लेने के लिए आता है। अब इस बीच में 31 मार्च को ईयर एंड हुआ और आपने क्या करा? बैलेंस चेक करने की कोशिश करी, तो बैलेंस क्या होगा? मैच नहीं होगा। तो अगेन फिर देखिए चेक इशूड। कौन चेक इशू कर रहा है? चेक इशू करने का मतलब हमने किसी को पेमेंट में चेक दिया। अब यदि हम चेक देंगे तो इसकी एंट्री पहले कहाँ होगी? इसकी एंट्री पहले कहाँ होगी? कैश बुक में होगी।
ये कॉमन सेंस की बातें हैं, थोड़ा सा आप सोचेंगे समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। और ध्यान दें, ये जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इन्हें आप मन से एक बार इन पॉइंट्स का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना जब पूरा वीडियो हो जाए। तो उसके बाद आप इसके आंसर्स खुद लिखना कि ये एंट्री किस बुक में हो गई है, कैश बुक में हो गई है, किस बुक में हुई, ये आप आइडेंटिफाई करें, और प्लस हो गई या माइनस हो गई। ट्रांजेक्शन के नाम यहाँ से पढ़ते जाएं और उसके आंसर्स आप लिखते जाएं। यदि ये आपने कर लिया तो आपके लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बड़ा इजी है। अब चेक इशू करा, तो चेक इशू करा मतलब पेमेंट में चेक दिया। पेमेंट में चेक दिया तो हम क्या करेंगे, हमारे बैलेंस को डिक्रीज करेंगे। देन थर्ड, चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट येट डिपॉजिटेड इन बैंक। अब ये क्या चीज़ है, ये यह चीज़ है कि हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करने की एंट्री कर ली और उसको डिपॉजिट करना ही भूल गए। हमने एंट्री कर ली, अब हम एंट्री कहाँ करेंगे, हम तो करेंगे कैश बुक में। अब ये एंट्री पासबुक में तो हो ही नहीं पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, जब डिपॉजिट ही नहीं करोगे तो एंट्री कहाँ से होगी, बैंक के पास। तो एंट्री कहाँ हुई, पहले कैश बुक में। इस तरह की एंट्री है डिपॉजिट करने वाली एंट्री। जब भी हम डिपॉजिट करेंगे तो क्या होगा, हमारे अकाउंट में पैसा प्लस होगा। तो एंट्री कैश बुक में प्लस की एंट्री है। फोर्थ एंट्री, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब ये कैसा केस है, ये इस तरह का केस है कि हम बैंक में चेक डिपॉजिट करने के लिए जा रहे थे और रास्ते में किसी पार्टी ने और चेक दे दिया, वो हमने डिपॉजिट कर दिया। अब डिपॉजिट तो कर दिया पर अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। इस चेक का पैसा भी मिल गया। अब जब इस चेक का पैसा मिल गया, तो एंट्री कहाँ होगी, अब हमने तो रिकॉर्ड करा ही नहीं, पर बैंक को हम चेक दे के आए हैं, बैंक ने इस चेक का पैसा कलेक्ट कर लिया, तो बैंक तो इसकी एंट्री करेगी। वो एंट्री कहाँ होगी, पासबुक में। एंट्री कहाँ होगी, पासबुक में। अब किस तरह की बात है, डिपॉजिट करने वाली बात थी। यदि डिपॉजिट करेंगे तो पैसा प्लस ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, चार्जेस चार्ज बाय बैंक। चार्जेस चार्ज बाय बैंक। अब चार्जेस चार्ज बाय बैंक मीन्स व्हाट, आपकी बैंक आप पे चार्जेस लगा रही है। अब वो चार्जेस लेने आपके शॉप या ऑफिस पे तो आने वाली नहीं है, वो क्या करेगी, आपके अकाउंट में से ही पैसा कट कर लेगी। तो ये काम किसने करा है, बैंक ने करा है। बैंक ने करा तो ये एंट्री पहले कहाँ पर होगी, ये एंट्री पहले पासबुक में होगी। और किस तरह की एंट्री होगी, हमारे अकाउंट से पैसा जा रहा है, ये माइनस की एंट्री होगी। चार्जेस के साथ हम लिख सकते हैं कमीशन भी, ऐसे ही इंटरेस्ट भी। तो चार्जेस, कमीशन, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। अब नॉर्मली करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता नहीं है, पर फिर भी आजकल तो लोग इस तरह के अकाउंट ओपन करने लग गए हैं कि एक्सेस मनी पड़ी हो तो क्या होता है, एफडी हो जाती है। जब मनी शॉर्ट पड़ने रहे तो एफडी का पैसा वापस से नॉर्मल अकाउंट में आ जाता है। तो आजकल तो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलने लग गया है, इसको कहते हैं स्वैप अकाउंट, जिसमें आइडियल पैसा कुछ टाइम पीरियड के लिए एफडी अपने आप बन जाता है, एक लिमिट से ऊपर जाता है। तो अब इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मीन्स व्हाट, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है, बैंक आपको इंटरेस्ट दे रही है। ध्यान दें, यहाँ पर बैंक का मतलब क्या है, बैंक ऑर्गेनाइजेशन की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, बैंक ऑर्गेनाइजेशन की। तो बैंक ऑर्गेनाइजेशन आपको पेमेंट कर रही है इंटरेस्ट का। अब अगेन बात वही है कि बैंक क्या इंटरेस्ट का पेमेंट करने आपके शॉप पे ऑफिस पे आएगी, नहीं। तो वो क्या करेगी, आपके अकाउंट में एंट्री डाल देगी, पैसा डाल देगी। तो ये एंट्री बैंक कर रही है, तो ये काम बैंक ने पहले करा है, तो ये एंट्री कहाँ होगी, पासबुक में। किस तरह की एंट्री होगी, प्लस की एंट्री। क्यों प्लस की एंट्री, बैंक हमें पैसा दे रही है। एक और पॉइंट देखें हम, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। अब ये चीज़ क्या है, आजकल तो पूरा ज़माना ऑनलाइन का हो गया है। कई सारे लोगों के पास आपका क्यूआर कोड होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, जब भी पेमेंट करना वो आपको पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट कर दिया तो आपके अकाउंट में ये बात पहले पता पड़ेगी, आपके अकाउंट में बात पहले पता पड़ेगी। तो ये एंट्री पहले कहाँ होगी, पासबुक में होगी। और ये एंट्री पासबुक में किस तरह की होगी, कोई कस्टमर आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर रहा है तो क्या होगा, आपके अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हम बैंक को ऑर्डर दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं कि इस पर्टिकुलर डेट को इतना इतना पेमेंट कर दे। हम ऐसे इंस्ट्रक्शन कब दे सकते हैं, एक फंक्शन होता है आजकल तो बहुत ज़्यादा होने लग गया, ऑटो पे फंक्शन। ऑटो पे फंक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल या मोबाइल का जो भी आपका रिचार्ज है वो ड्यू होते ही बैंक डायरेक्ट पेमेंट कर देगी। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन के कारण बैंक क्या कर सकती है, पेमेंट कर देती है।
अब चूंकि बैंक पेमेंट कर देती है तो बैंक इस काम को पहले कर चुकी होती है। तो देखिए हम लिखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक। ध्यान दिए, पेड बाय बैंक का मतलब क्या, बैंक ऑर्गेनाइजेशन ने आपके अकाउंट से पैसा निकाला और इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी। बैंक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास से नहीं दे रही है, आपके अकाउंट से पैसा निकाल के दे रही है। कई बार बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन होता है, बैंक मीन्स व्हाट। तो ध्यान दे, बैंक से हमें, बैंक ऑर्गेनाइजेशन से कोई मतलब नहीं है। हमें किस पे ध्यान देना है, किस पे फोकस करना है, हमारे अकाउंट पे। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक मीन्स व्हाट, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम का पैसा आपके अकाउंट में से निकाला और पे कर दिया। अब बैंक जब ये काम कर रही है तो एंट्री पहले कहाँ होगी, पहले एंट्री होगी पासबुक में। और बैंक क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। पेमेंट करी तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा कि जाएगा, तो आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। हम माइनस करेंगे इसको। नेक्स्ट पॉइंट, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड्स कलेक्टेड बाय बैंक। जिस तरह से हम पेमेंट करने का बैंक को बोल सकते हैं, ऐसे ही पेमेंट इन सब चीज़ों का आ भी सकता है। अब अगेन ये पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। आ रहा है तो किसे पहले पता है, तो पहले पता है बैंक को। तो पहले एंट्री कहाँ होगी, पासबुक में। एंट्री पहले कहाँ होगी, पासबुक में। किस तरह की एंट्री होगी, पैसा आने का बात है, पैसा कलेक्ट हो रहा है हमारे अकाउंट में, कलेक्ट हो रहा है तो क्या होगा, हमारे अकाउंट में ये पैसा प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें, 10th पॉइंट, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड। अब ध्यान दें, चेक जब हम डिपॉजिट करते हैं तो हम इसको सबसे पहले कहाँ लिखते हैं, कैश बुक में। अब चूंकि ये डिपॉजिट की एंट्री तो हम कैश बुक में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। अब बैंक इसकी एंट्री पासबुक में कब करेगी, जब इसका पैसा मिल जाएगा। अब यदि इसका पैसा मिला ही नहीं है, डिसऑनर हो गया है, तो डिसऑनर हो गया तो पासबुक को एंट्री नहीं करेगा। बिल्कुल सच बात है। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि एंट्री कैश बुक में प्लस की एंट्री है। पर इससे ज़्यादा करेक्ट बात यह होती है कि बैंक क्या करती है, बैंक को इस डिसऑनर के चेक के आपसे चार्जेस लेने होते हैं। बैंक इस डिसऑनर के चेक के चार्जेस लेती है, तो क्या करेगी, बैंक इसे प्लस कर लेगी। और प्लस करने के साथ साथ क्या करेगी, हाथों हाथ माइनस भी कर देगी। बैंक पहले प्लस करेगी और फिर हाथों हाथ माइनस करेगी। तो हमने भी प्लस करा और बैंक ने भी प्लस करा, तो इसका इम्पैक्ट तो कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली क्या निकला, बैंक में एंट्री क्या हो चुकी है, माइनस हो चुकी है। आप सिर्फ कैश बुक में प्लस से भी काम कर सकते हैं या पासबुक के माइनस से भी काम कर सकते हैं, दोनों एक ही बात होगी। तो चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड एंट्री कहाँ होगी, टेक्निकली एंट्री पहले कहाँ होगी, पासबुक में होगी। और किस तरह की एंट्री होगी, माइनस करने की। पेमेंट नहीं मिला तो बैंक आपके अकाउंट में से पैसा माइनस कर देगा। चेक इशूड बट डिसऑनर्ड। तो हमने चेक इशू करा, तो हम एंट्री कहाँ करेंगे, कैश बुक में करेंगे। इशू करा मतलब पेमेंट में चेक दिया तो हम माइनस करेंगे। ये एंट्री पासबुक में कब होगी, जब पेमेंट लेने के लिए कोई आएगा। अब कोई पेमेंट लेने आया ही नहीं तो पासबुक में कोई एंट्री नहीं होगी। अब आप सोचोगे यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है जैसा आपने ऊपर बताया था कि पहले बैंक माइनस करो फिर वापस प्लस करें, तो यहाँ पर ऐसी कोई प्रोसेस नहीं होती है। तो ये एंट्री कहाँ पर है, ये एंट्री सिर्फ कहाँ पर है, कैश बुक में है, कैसी, माइनस की। तो ये एंट्री हमने कर रखी है, बैंक ने तो पेमेंट करा ही नहीं है, तो ये एंट्री कहाँ हुई है, कैश बुक में, और कैसी है, माइनस की एंट्री। तो ध्यान दें, ये दो डिसऑनर्ड है, एक जो हमने डिपॉजिट किया वो डिसऑनर हुआ, ये एंट्री कहाँ होगी, पासबुक में, माइनस की। और जो हमने इशू करा था वो डिसऑनर हुआ, तो ये पहले कहाँ होगी, कैश बुक में, और कैसी होगी, माइनस की एंट्री। तो दोनों माइनस है, एक कैश बुक माइनस और एक पासबुक माइनस। अब हम आते हैं एरर की ओर। तो एरर नॉर्मली हम ये मानते हैं कि एरर कैश बुक में ज़्यादा होती है, पासबुक में एरर्स कम होती है। पर ऐसा नहीं कि ना एरर नहीं होती, वहाँ पर भी एरर होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। पर बैंक चूंकि सॉफ्टवेयर यूज़ करती है तो इस कारण से मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटीज बैंक के पास कम होती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे से क्या मिस्टेक हो सकती है, क्या एरर्स हो सकती है। वो एरर्स ये हो सकती है कि हमने टोटलिंग मिस्टेक कर दी हो। क्या कर दी है, टोटलिंग मिस्टेक, उसको कहते हैं कास्टिंग एरर। अब ये टोटलिंग मिस्टेक दोनों तरह की हो सकती है, हम टोटल ज़्यादा भी लगा सकते हैं और कम भी लगा सकते हैं। तो देखें, डेबिट या रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड। ओवरकास्टेड का मतलब है पैसा बढ़ गया है, अमाउंट बढ़ गया है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अमाउंट हो गया। ध्यान दो स्टूडेंट, इस ओवरकास्टेड वर्ड पर ज़्यादा फोकस करते हैं। ओवरकास्ट पे तो फोकस करना ही करना है, पर इससे बैलेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसे हमें ध्यान देना चाहिए। तो डेबिट मतलब क्या, हमारी एक ऐसी साइड जिसमें हम पैसा डिपॉजिट करते हैं,
तो डिपॉजिट की एंट्री डेबिट में होती है, इसलिए ये गलती कहाँ हो रही है, कैश बुक में हो रही है। गलती कहाँ हो रही है, कैश बुक में। किस तरह की गलती हो रही है, ओवरकास्टेड। ओवरकास्टेड मीन्स व्हाट, पैसा बढ़ गया। नेक्स्ट पॉइंट 13 नंबर पॉइंट, डेबिट रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड। अंडरकास्ट मतलब टोटल कम लग गई। ध्यान दें, अंडरकास्ट का मतलब क्या था, टोटल कम लग गई। तो कहाँ गलती हुई, कैश बुक में गलती हुई। अब कैश बुक में गलती हुई तो पहले हमने लिख दिया बुक कौन सी है, कैश बुक। अब रिसिप्ट साइड में पैसा कम आया, रिसिप्ट साइड में पैसा कम आया मतलब क्या, आपका बैलेंस कम हो गया। तो ध्यान दो, यहाँ बच्चे ओवरकास्टेड और अंडरकास्टेड, ओवर मतलब ज़्यादा, अंडर यानी कम। यहाँ तक तो बात सही है, पर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स में यदि यह रूल लगाएंगे तो कुछ गलतियाँ होगी। देखिए समझे, नेक्स्ट 2 पॉइंट्स पे ओवरकास्ट और अंडरकास्ट पे ध्यान न देते हुए आगे एक और चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। देखते हैं पॉइंट क्या है। 14 नंबर पॉइंट, क्रेडिट पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड। अब ध्यान दें, यहाँ पर भी ओवरकास्ट लिखा है और ऊपर भी ओवरकास्ट लिखा था, पर ध्यान देना इस ओवरकास्ट और इस ओवरकास्ट में डिफरेंस रहेगा। क्यों डिफरेंस रहेगा, यहाँ पर रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हुई थी मतलब पैसा ज़्यादा प्लस हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, पेमेंट साइड ओवरकास्ट हुई। पेमेंट साइड ओवरकास्ट हुई मतलब क्या, पैसा ज़्यादा माइनस हो गया। ध्यान देना है, ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा जरूर होता है पर वो बैलेंस नहीं बढ़ा रहा है। पेमेंट यदि ओवरकास्ट हो रहा है, तो वो बैलेंस बढ़ा नहीं रहा है बल्कि बैलेंस वो घटा रहा है। तो ध्यान देना इस चीज़ को कि पेमेंट साइड यदि ओवरकास्ट हो रही है, ओवरकास्ट का मतलब ज़्यादा, पेमेंट है माइनस ज़्यादा हो गया, पेमेंट ज़्यादा हो गया। तो पेमेंट ज़्यादा हो गया तो गलती कहाँ हुई है, कैश बुक में। और चूंकि पेमेंट ज़्यादा हो गया है इसका मतलब क्या हुआ, बैलेंस घट गया है। तो पिछले ओवरकास्ट में बैलेंस बढ़ा था और इस ओवरकास्ट में बैलेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो हमें ओवरकास्ट वर्ड पे फोकस नहीं करना है, हमें इस पे फोकस करना है कि क्या ओवरकास्ट हो गया। यदि रिसिप्ट साइड ओवरकास्ट हो गई है, रिसिप्ट साइड यदि ओवरकास्ट हो गई इट मीन्स व्हाट, बैलेंस बढ़ गया है। और यदि पेमेंट साइड ओवरकास्ट हुई है, इट मीन्स व्हाट, हमने माइनस ज़्यादा कर दिया है, और माइनस यदि ज़्यादा कर दिया तो बैलेंस हमारा कम हो जाएगा। इस ओवरकास्ट में बैलेंस कम हो रहा है और उसके कम होने का पीछे रीज़न है हमने पेमेंट ज़्यादा कर दिया। इसी का अपोजिट पॉइंट देखें, क्रेडिट पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड। अब देखिए हमने यहाँ पर अंडरकास्टेड लिखा था और इस अंडरकास्टेड में क्या होता है, बैलेंस कम हुआ था। अब वापस से हम अंडरकास्ट लिख रहे हैं, पर इस अंडरकास्ट में हमारा बैलेंस कम नहीं होगा बल्कि बैलेंस बढ़ जाएगा। तो ये गलती कहाँ हुई है, ये गलती हुई है कैश बुक में, और इससे बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ध्यान दें, अंडरकास्ट होने के बाद भी बैलेंस बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, इसलिए बढ़ रहा है कि हमने पेमेंट मतलब माइनस कम किया। ध्यान दें, आप जब किसी चीज़ को माइनस कम करेंगे तो माइनस कम करने पे हमारा बैलेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस भी चीज़ पे फोकस करें कि हर अंडरकास्ट का मतलब कम होना नहीं है, हर ओवरकास्ट का मतलब बढ़ जाना नहीं है। यदि रिसिप्ट साइड बढ़ जाएगी, कौन साइड, यदि रिसिप्ट साइड आपकी बढ़ेगी तो बैलेंस बढ़ेगा, पर यदि पेमेंट साइड बढ़ेगी तो बैलेंस कम हो जाएगा। पेमेंट साइड का बढ़ना मतलब ज़्यादा माइनस कर देना। ऐसे ही रिसिप्ट साइड यदि कम होगी तो बैलेंस कम होगा, और यदि पेमेंट साइड यदि कम हुई तो बैलेंस बढ़ जाएगा। तो इसे हम कैसे देखें, इसे हम ऐसे देखें कि रिसिप्ट साइड या डेबिट साइड में सेम रूल है पर पेमेंट साइड में अपोजिट रूल है, मतलब बढ़ने पे घट रहा है और घटने पे बढ़ रहा है। अब हम देखें और गलतियां, जैसे ये गलती हमने करी, ऐसी कुछ गलतियां बैंक भी कर सकती है। अब बैंक क्या गलती कर सकती है कि रॉन्ग डिपॉजिट बाय बैंक ऑफ अदर कस्टमर, मीन्स व्हाट, किसी और कस्टमर का पैसा बैंक ने हमारे खाते में डाल दिया। तो गलती बैंक कर रही है, यदि बैंक गलती कर रही है तो ये एंट्री कहाँ होगी, ये एंट्री होगी पहले पासबुक में। और कैसी होगी, हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा बैंक ने, डिपॉजिट करा तो पैसा प्लस हो जाएगा। इसी का अपोजिट भी हम देखें, रॉन्ग पेमेंट फ्रॉम आवर अकाउंट ऑफ अदर पार्टी। अब दूसरी पार्टी का पेमेंट बैंक ने कर दिया तो ये गलती कहाँ हो रही है, गलती बैंक ने करी, मतलब कहाँ होगी, ये पासबुक में। और किस तरह की मिस्टेक है, बैलेंस को कम करने वाली। अच्छा, एक बात पे और फोकस करना है कि हम जो भी ये पॉइंट पढ़ रहे हैं, हम आगे जाके जब भी क्वेश्चन करेंगे तो इन क्वेश्चन को
करने में न तो हम कैश बुक को सुधार रहे हैं न हम पासबुक को सुधार रहे हैं। अब आपने सीखा होगा, आपको बताते हैं कि दो बुक एक दूसरे की अपोजिट होती है, तो ध्यान दें ऐसा कोई अपोजिट वाला रूल नहीं होता है। यदि हम प्लस करेंगे कैश बुक में तो बैंक भी प्लस करेगी। ध्यान देना है, यदि कैश बुक में यदि कोई आइटम प्लस होगी तो आइटम पासबुक में भी प्लस ही होगी। कैश बुक में कोई आइटम माइनस होगी तो पासबुक में क्या होगी, वो माइनस ही होगी। ऐसा कहीं कोई रूल नहीं है कि कैश बुक का अपोजिट पासबुक होती है। हाँ, ये जरूर रूल है पर वो एक अलग वे में है। तो हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। क्या रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, तो ऐसा थोड़ा सा हल्का सा बना लेना चाहिए। डेबिट क्रेडिट, कैश बुक का डेबिट हमारी बैलेंस को बढ़ाने वाली एंट्री होती है और क्रेडिट घटाने वाली होती है। पर यदि हम पासबुक की बात करेंगे तो पासबुक का डेबिट घटाएगा और क्रेडिट बढ़ाएगा। हम कभी भी क्वेश्चन डेबिट और क्रेडिट से नहीं करेंगे। ध्यान दें, हम कभी भी क्वेश्चन डेबिट और क्रेडिट से नहीं करेंगे। फिर डेबिट क्रेडिट को समझने हमें यह समझना है कि कैश बुक का डेबिट होता है तो क्या होता है, प्लस होता है, और कैश बुक का क्रेडिट होता है तो माइनस होता है। इसी तरह से पासबुक का यदि डेबिट होगा तो माइनस होगा और पासबुक का क्रेडिट होगा तो प्लस होगा। पर ऐसा कहीं कोई रूल नहीं कि वो अपोजिट होता है। ध्यान दें, जब हम कोई सी एंट्री को कैश बुक के डेबिट में लिखते हैं तो बैंक क्या करती है, उसको पासबुक के क्रेडिट में लिखती है, और जब हम किसी एंट्री को कैश बुक के क्रेडिट में लिखते हैं पासबुक के वो डेबिट में लिखाता है। ये अपोजिट बात होती है। पर ध्यान दो, इम्पैक्ट क्या है, हमने प्लस करा है तो वो भी प्लस करेंगे, और हमने यदि माइनस करा है तो वो भी माइनस ही करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम प्लस करें और वो माइनस करें। हाँ, ये होता है, हम डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं और वो क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं, पर अल्टीमेटली होता क्या है, हम भी प्लस करते हैं और वो भी प्लस करते हैं। यदि हम माइनस करेंगे तो वो भी माइनस ही करेंगे। तो ध्यान दें, प्लस माइनस के क्वेश्चन में इस तरीके से ही ध्यान रखना चाहिए। हम प्लस करेंगे तो बैंक भी प्लस करेगी, बैंक प्लस करेगी तो हमें भी प्लस करना है। हम माइनस करेंगे तो बैंक भी माइनस करेगी, और बैंक माइनस करेगी तो हमें भी माइनस करना होगा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन में जितने भी पॉइंट है उन सब पॉइंट पे आपको 3 क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने, जिसमें से 2 क्वेश्चन के आंसर तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। कहाँ दे चुका हूँ, जो हमने ये टेबल बनाई है इस टेबल में हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा और इस टेबल में हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। तो देखिए हमारे क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, इन विच बुक द आइटम ऑफ डिफरेंस हैज़ बीन इंटर्ड। इट मीन्स व्हाट, हमने ये एंट्री किस बुक में कर चुके हैं। जो भी एंट्री आपको क्वेश्चन में दी वो किस बुक में हो चुकी है, या तो वो कैश बुक में हो चुकी है या फिर वो पासबुक में हो चुकी है। तो जो हमारा यह वाला कॉलम था, फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम से आपको क्या मानना पड़ेगा, एंट्री कैश बुक में हो चुकी है या पासबुक में हो चुकी है। देन सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढे। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या है, बाय सच एंट्री बैलेंस ऑफ सच बुक इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड। इट मीन्स व्हाट, एंट्री कैश बुक में हो गई है या पासबुक में हो गई। आपने पहले क्वेश्चन का आंसर ढूंढा। इसके बाद आप क्या ढूंढेंगे कि इस एंट्री ने जो भी आपकी बुक है उसका बैलेंस को इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें कहाँ से मिलेगा, इस क्वेश्चन का आंसर हमारे ये सेकंड नंबर के कॉलम से मिलेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे फर्स्ट कॉलम से और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप हमारे सेकंड कॉलम से निकालेंगे, इसलिए उन कॉलम्स को ध्यान से आप पढ़ें। देन थर्ड, बाय बैलेंस ऑफ विच बुक बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड। हम किस बुक के बैलेंस से बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब इस रिलेशनशिप को जानने के बाद अब आते हैं हमारे चमत्कारी रूल पे। अब हमारा रूल क्या है, हमारा रूल यह है कि यदि बुक सेम है, क्या है, बुक यदि सेम है तो हमें क्या करना है, इफेक्ट अपोजिट देना है। इफेक्ट क्या करना है, अपोजिट देना है। और बुक यदि अपोजिट है तो हमें इफेक्ट सेम देना है। अब ये क्या चीज़ है, ये जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर इस बात से। एक और चीज़ ध्यान दें कि यदि ऐसा लिखा होता है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, चाहे वो कैश बुक का हो या पासबुक का हो, ओवरड्राफ्ट मतलब नेगेटिव बैलेंस। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। तो हमें इसको हमेशा माइनस में ही लिखना चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको पता पड़ेगा इन पर्टिकुलर रूल को कैसे अप्लाई करना है। पर इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप इन सारे 17 पॉइंट्स को क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आप पहले लिख लें। इन सारे पॉइंट्स को आप लिख लें, चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, ऐसे 1 2 3 4 सारे पॉइंट लिख लें और इन पॉइंट के आंसर आप मन से निकाल कर लिखने की कोशिश करें।
इनके आंसर्स को आप मन से निकाल कर लिखने की कोशिश करें कि एंट्री पहले कैश बुक में हो चुकी है या पहले पासबुक में हो चुकी है, और जिस भी बुक में हुई है उसने बैलेंस को बढ़ाया है या घटाया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इस फॉर्मूले पर बेस होकर क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ध्यान देना, एक क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके देखना, बड़ा यूनिक तरीका है। यूनिक तरीके में आपको थोड़ा सा अटपटा जरूर लगेगा, क्योंकि जैसा बुक में लिखा हुआ है, जैसा आप सब सीख रहे हैं वैसे से करा हुआ नहीं है। पर एक बार जब आप इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी लगने वाला, इंटरेस्ट आएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किए जाएंगे।